फ्रूटफुल होने के साथ साथ इसके आप लोगों को फ़वाइद भी पता चलेंगे। तो जनाब आज हम अपनी टॉपिक का आगाज़ करते हैं। टॉपिक का आगाज़ हम इस तरह करेंगे कि जनाब सबसे पहले हम जो बात आपसे करने वाले हैं वो करने वाले हैं आज हमारा वो हमेशा से यही रहा है कि टॉपिक हमारा जो है वो शेंजन को मैं ज़्यादा कवर करती हूँ। ठीक हो गया। जब मैं शेंजन को ज़्यादा कवर करती हूँ तो आज मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताती चलूँ कि शेंजन को जब हम कवर करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई हम ये भी तो देखें कि कौन सा ऐसा वीज़ा है जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए एलिजिबल है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे चलने के बाद हमारे पाकिस्तानी आसानी के साथ जा सकेंगे। जी जनाब, तो आज हम बात करेंगे इटली के हवाले से। किसकी बात करेंगे? इटली के हवाले से। इटली के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, आज जो हम आपको बताएंगे, जो नया साल शुरू होते ही हमारे चारों तरफ रूमर्स फैलना शुरू हो जाती हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि नोला ओस्ता क्या होता है, डिक्रेतो फ्लोसी क्या होती है और क्या ये नोला ओस्ता पाकिस्तानियों के लिए एप्लीकेबल है, क्या डिक्रेतो फ्लोसी पाकिस्तानियों के लिए है, क्या इन पर वीज़े इशू होते हैं या दे ऑल आर स्कैमिंग। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल आगे ना कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो ये है कि आपको अपडेट बात मिलेगी। अच्छा, यह अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोला ओस्ता क्या होता है। ठीक है जनाब, नोला ओस्ता जो है वो बेसिकली इसको मैं एलिब्रेट करके बहुत आसान करके आपको उर्दू ज़ुबान में इस तरह बताती हूँ कि जब आप कहीं एडमिशन लेते हैं स्टडी अब्रॉड में तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जो कंसल्टेंट होता है वो आपका लेटर जो है वो भेजता है किसी यूनिवर्सिटी को। जब यूनिवर्सिटी आपके तमाम ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ के बाद आपको एलिजिबल करार देती है या वो राज़ी हो जाती है आपको अपनी यूनिवर्सिटी पर में तालीम हासिल करने के लिए, तो एक एक्सेप्टेंस लेटर आता है। उस एक्सेप्टेंस लेटर को हम कहते हैं कि जी हमारा एडमिशन लेटर आया है, एक्सेप्टेंस आया है, या हम यूँ भी कहते हैं कि जी फला बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने हमें कबूल कर लिया अपने यहाँ तालीम पे हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। अब आगे ये होता है कि नोला ओस्ता भी एक तरह का एक्सेप्टेंस लेटर होता है। ये तो उस पूरे प्रोसीजर की इब्तिदा है। नोला ओस्ता के भी दो तरह के तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार या किसी कंसल्टेंट से हायर किया हुआ एम्प्लॉयर जो वहाँ बैठा है वो आपका नोला ओस्ता निकालता है। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं कह रही हूँ। हर दूसरा फ़र्द मुझसे यही पूछ रहा होता है कि जी हमारा नोला ओस्ता आगे आएगा, हमारा नोला ओस्ता आने वाला है, यहाँ हमारा एम्प्लॉयर कह रहा है कि हम तुम्हें नोला ओस्ता भेज दें। तो भाई रुक जाइए, बिल्कुल ना मंगाइए, इसलिए कि उस नोला ओस्ता पे आपको यहाँ अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगी लेकिन इमिग्रेशन में आपका वीज़ा रिजेक्शन में चला जाएगा। पहली बात तो ये कि नोला ओस्ता जो होता है एक्सेप्टेंस लेटर, नोला ओस्ता हम इटालियन ज़ुबान में कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं। आपने वहाँ अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार से ये बात कही या आपने वहाँ बज़रिया किसी कंसल्टेंट किसी एम्प्लॉयर को प्रॉपर हायर किया। अब उसने जब आपका वहाँ से लेटर निकाला तो वो वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ केएमसी होती है वहाँ पे बल्दिया होती है, तो वो वहाँ पे क्या इस लायक है, क्या वो वहाँ पे लीगल स्टेटस है, क्या उसको वहाँ पे इस बात की इजाज़त है कि वो बाहर से आपके लिए कोई एम्प्लॉयर बुला सकता है, कोई विज़िटर बुला सकता है, क्या उसको इस चीज़ की इजाज़त है? अभी तक ऐसा कोई
मैकेनिज्म नहीं स्टार्ट हुआ जिससे ये बात पता चल सके। ये तो कहते हैं ना, ये कहानी की शुरुआत है। अच्छा, आपने नोला ओस्ता मंगा लिया, जब नोला ओस्ता आ गया उसके बाद आप बैठ गए जनाब कि जी अब हमारा वो आ जाएगा, वीज़ा लग जाएगा। आपने यहाँ पे नोला ओस्ता आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर किए और जेरीज में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। जेरीज ने आपको उस लेटर के बिहाफ पे अपॉइंटमेंट दे दी। लेकिन जब आपका केस इमिग्रेशन में जाता है तो नोला ओस्ता भेजने वाले की क्या होती है, स्क्रूटनी होती है, उसकी पूछगछ होती है। जब उसकी पूछगछ होती है तो जिस बिहाफ पे वो नोला ओस्ता भेजा गया होता है वो सब फेक निकलता है और फिर यहाँ पे आपको वीज़ा नहीं लगता। ये एक बात हो गई। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो स्टोरी की शुरुआत है। तो जनाब ये तो कहानी की शुरुआत थी कि ये नोला ओस्ता जो है वो आपको इसका क्या मतलब हो गया। आज हमने आपको ये बात पहले क्लियर कर दी। अब आ जाइए डिक्रेतो फ्लूसी क्या है। डिक्रेतो फ्लूसी बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो वहाँ इटालिया में बहुत सारे इलीगल लोग होते हैं उनको लीगल शहरियत देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें बाहर से लोग नहीं बुलाए जाते, बिल्कुल बाहर से लोग बुलाए जाते हैं। और इस दफ़ा इस साल 2000 जो है 24 में तकरीबन 1,51,000 जो है वो वर्कर्स उन्होंने अलाउ किए हैं। अब इस वर्कर्स बुलाने में भी दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सीजनल वर्कर्स और एक होता है नॉन सीजनल। अब जो नॉन सीजनल होते हैं उसमें दो ही कैटेगरी होती है, एक एग्रीकल्चर और एक टूरिज़्म। और जो सीजनल होते हैं उसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड से लेकर और कंस्ट्रक्शन से लेकर और इस स्किल प्रोग्राम से लेकर हर तरह के लोग जो है वो उसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब 1,51,000 में 68,000 तो हो गए आपके जनाब नॉन सीजनल, और जो रिमेनिंग रह गए वो आपके बन जाते हैं 48 के करीब रह जाते हैं 1000, वो आपके आ जाते हैं सीजनल वर्कर्स में। अब इसमें जो प्रोग्राम्स में लोग एलिजिबल होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जिनके पासपोर्ट की वर्थ होती है। देन सबसे स्पेशल बात कि उनके पाकिस्तान उनके मुल्क का रिटन मुआहदा हुआ होता है एज अ वर्कर के, यानी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ होता है कि ये लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आएंगे। ठीक हो गया। जिसमें फिलिपिनो होते हैं, श्रीलंकन होते हैं, इंडियंस होते हैं, बंगालीज होते हैं, इन सब का प्रॉपर मुआहदा है। अब एक सवाल ज़रूर आता है कि मैडम हमारा बहुत पुरानी बात है कोविड से पहले कि हमारा एक कज़न सीजनल वीज़े पर गया था और उसका 8 माह का वीज़ा था ख़त्म होने के बाद, लेकिन वो वापस नहीं आया, वो वहीं जो है स्लिप हो गया। तो जी हाँ, ऐसा कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून जैसा कि ग्रीस में हुआ वैसे ही कभी कभार तुक्के के तौर पर इटालिया की तरफ से ऐसा हो जाता है कि आपका कोई कंसल्टेंट किसी एम्प्लॉयर से या आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार जिस एम्प्लॉयर से बात करता है या आपका वो अजीज़ रिश्तेदार खुद अपनी कंपनी लेके बैठा है और वो इटालिया को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जीडीपी कमा कर दे रहा है, उसकी इकॉनमी को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो अगर किसी एक आध को वीज़ा भेजता है उसका वीज़ा ग्रांट हो जाता है और उसी वीज़े की तस्वीर को लेकर आप सबकी एक लंबी कतार को जो है वो स्कैमिंग का शिकार होना पड़ता है। ये है वो मेन रीज़न जिसकी वजह से लोग इस स्कैमिंग का शिकार होते हैं। अदरवाइज पाकिस्तानियों के लिए नोला ओस्ता और डिक्रेतो फ्लूसी नहीं है और ना ही इस पर रेगुलर बेसिस पे वीज़े लगते हैं।
जब किसी को अपनी ज़िंदगी में ख़राबी लाना हो, किसी यूट्यूबर के वीडियो पे अमल करना हो, तो वो ज़रूर अपनी गर्दन फंसा ले। देखिए, मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना, और मैं 4 यूट्यूबर की वीडियो देख के आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं खुद जेरीस से वाबस्ता खातून हूँ। ज़िंदगी के बहुत साल मैंने जो है इसी वीज़े में अप्रोच किए हैं। कॉरपोरेट से लेकर और एक मामूली क्लाइंट भी डील किया है। मामूली इन द सेंस जिसके पासपोर्ट पे वीज़े ना लगे हुए हों, वरना हर शख्स हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम। तो उसके अलावा फिर मैं टूरिज़्म के हवाले से बाहर से कोर्स करके आई हूँ। देन मैं लोगों को लेकर जाती रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 8 बरस से अपना ये काम ज़ाती कर रही हूँ, और मैं पहली खातून हूँ। आज ये आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं, ये सब इसी बात की अक्कासी है कि मैंने अपनी फील्ड में काम भी किया है, नाम भी किया है, और बहुत सारे क्लाइंट माशाल्लाह मेरे पैसे खा के भाग भी गए। ठीक हो गया जनाब। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि खुदारा आप लोग अपने पासपोर्ट की वर्थ को बढ़ाइए, और अब इटली बिल्कुल वीज़े देता है। आपको शौक़ आ रहा है तो विज़िट वीज़ा अप्लाई कीजिए, वो लेकिन वो भी खाली पासपोर्ट पे नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि अच्छी अच्छी जगहों के वीज़े लगे, एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। अपने अकाउंट को मेंटेन कीजिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, फिर इटालिया का वीज़ा अप्लाई कीजिए। ठीक हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको सिजर्नो के बारे में भी बताएंगे कि सिजर्नो क्यों अप्लाई होता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो गुज़िश्ता 2021 और 22 में रोमानिया से भागकर इटालिया आ गए थे, उन सबको सिजर्नो मिल जाता है। और सिजर्नो एक तरह से शनाख्ती कार्ड होता है इंडिया वालों का, जैसे आधार कार्ड होता है, पाकिस्तानियों का शनाख्ती कार्ड होता है, ऐसे ही वो सिजर्नो होता है। और जब तक आपको शहरियत नहीं मिल जाती, तब तक वो सिजर्नो ही रिन्यू होकर जो है वो आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, और अपने आप को लीगल स्टेटस पे भी रख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामला जो आपके नहीं हल हो रहे वो आसानी से हल हो जाते हैं। लेकिन सिजर्नो उनको मिलता है, यानी कि ये डिक्रेतो फ्लूसी भी और सिजर्नो उनके लिए ज़्यादा कारामद है जो किसी यूरोपियन स्टेट से इलीगल तरीके से स्लिप होकर शेंजन में दाखिल हो जाते हैं, तो उनको ये फ़ायदा हासिल होता है। पाकिस्तानियों के लिए ये तमाम चीज़ें मेरी तरफ से बिल्कुल कंडम है, ना ग्रीस वालों के लिए कोई हेल्पफुल होती है। बिल्कुल भी किसी यूट्यूबर की वीडियो पर नहीं अमल कीजिए। ना कोई वर्क परमिट निकला है आज की तारीख तक, अगर निकलेगा तो वो वेबसाइट पर आएगा, वो हमें भी इंफॉर्मेशन होगी, हम आपसे खुद बताएंगे इसी तरह वीडियो बना के। उम्मीद करती हूँ सेशन समझ आया होगा, मेरी बातें समझ आई होंगी। अपने पासपोर्ट को जिस तरह आप लोग अपने पैसों के लिए डरते रहते हैं, इसी तरह अपने पासपोर्ट को भी रिजेक्शन से बचाइए, क्योंकि बायोमेट्रिक के बाद 10 साल का डाटा आपका चला